बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंग्लिश ग्रामर के ऊपर ये मैं पहली वीडियो बनाने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताऊँगा कि ये क्या चीज़ होते हैं। दरअसल हम इंग्लिश में जो भी बोलते हैं या लिखते हैं उसको हम स्पीच कहते हैं, और जो भी हम बोलते हैं उनमें जितने भी अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश के, वो अल्फाज किसी न किसी अल्फाज की कैटेगरी का हिस्सा होते हैं या किसी ग्रुप से तलक रखते हैं। हर लफ्ज़ किसी न किसी ग्रुप से तलक रखता है और उस हर ग्रुप को हम पार्ट कहते हैं। तो 8 मुख्तलिफ़ किस्म के अल्फाज के पार्ट्स हैं या हिस्से हैं और उनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, जिनमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, ये 8 किस्म के इंग्लिश के पार्ट्स हैं। सबसे पहले हम नाउन से शुरू करेंगे। तो नाउन को उर्दू में हम इस्म कहते हैं, और किसी भी चीज़ का जो नाम होता है वो नाउन कहलाता है, या कोई भी नेमिंग वर्ड, हर लफ्ज़ जो किसी नाम को ज़ाहिर करता है वो नाउन कहलाता है। जैसे कि टेबल, कराची, जॉन, काइंडनेस वगैरह। यानी ये किसी शख्स के, किसी चीज़ के नाम को भी ज़ाहिर कर सकता है, किसी जगह का नाम को भी ज़ाहिर कर सकता है, किसी बंदे का नाम को भी, या किसी जज्बे को या खूबी को ज़ाहिर कर सकता है। इस वीडियो में मैं मुख्तसरन थोड़ा सा तारफ़ करवाऊँगा इन पार्ट्स का, फिर हर पार्ट के ऊपर एक अलग से वीडियो भी मैं बनाऊँगा ताकि आपको तफसीली इनका इल्म हो जाए। फिर लफ्ज़ या पार्ट है प्रोनाउन। उर्दू में हम इसको, इसमें ज़मीर भी कहते हैं। जब हम किसी लफ्ज़ में या बोलते हुए नाउन को स्किप करना चाहें, यानी नाम ना लेना चाहें बल्कि उसकी बजाय कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल करें, तो वो प्रोनाउन होता है। मसलन एग्ज़ाम्पल्स मैंने दी हैं ही, हु, दीज, एवरी एंड व्हाट। तो ये एग्ज़ाम्पल्स भी मैंने प्रोनाउन की मुख्तलिफ़ जो काइंड्स हैं उनको ज़हन में रखते हुए ये एग्ज़ाम्पल्स भी दी हैं। मसलन अगर हम कहें कि अकरम इज़ अ गुड बॉय, फिर नेक्स्ट सेंटेंस में कहें कि ही गोज़ टू स्कूल डेली, तो जो हमने क्या किया, अकरम लिखने की बजाय दूसरे सेंटेंस में ही लिख दिया। बजाय इसके कि हम अकरम का लफ्ज़ रिपीट करते, हमने अकरम की बजाय ही लिख दिया, लेकिन मुराद इससे वही अकरम ही है। तो इसलिए ही एक नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है या उसको उसकी नुमाइंदगी कर रहा है, इसलिए ये प्रोनाउन है। और ये एक प्रोनाउन की भी मुख्तलिफ़ टाइप्स हैं, जिनमें एक टाइप है पर्सनल प्रोनाउन, तो उसकी एग्ज़ाम्पल है ही। फिर इसकी एग्ज़ाम्पल है हु। हु भी एक प्रोनाउन है। मिसाल के तौर पर हु आर यू, तो आपका नाम नहीं लिया जाता बल्कि हु का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया जाता है कि आप कौन हैं। तो ये क्योंकि ये सवालिया फ़िक्रा है और हु एक क्वेश्चन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, तो ये एक प्रोनाउन की एक कैटेगरी का एग्ज़ाम्पल है जो कि है इंटरॉगेटिव प्रोनाउंस। इंटरॉगेटिव प्रोनाउंस में से एक एग्ज़ाम्पल जो है वो हु है। इस तरह प्रोनाउन की एक और टाइप है डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउंस। तो डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउंस की एग्ज़ाम्पल्स हैं दीज, दिस, दोज, दैट। तो वो मैंने एग्ज़ाम्पल लिख दी है, दीज। इसके अलावा एक और एग्ज़ाम्पल है प्रोनाउन की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, उसमें ईच और एवरी वगैरह आते हैं, तो वो मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिख दी है, एवरी। और इसके अलावा एक एग्ज़ाम्पल है, एक टाइप है प्रोनाउन की रिलेटिव प्रोनाउंस, तो उसकी एक एग्ज़ाम्पल मैंने लिख दी है व्हाट। हु भी एक एग्ज़ाम्पल है। इंटरॉगेटिव और रिलेटिव प्रोनाउन की डिफरेंस मैं नेक्स्ट वीडियो में, एक सेपरेट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। बहरहाल मैं आपको यहाँ पे मुख्तसरन समझा देता हूँ कि अगर तो कोई लफ्ज़ सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो वो इंटरॉगेटिव प्रोनाउन होगा, और अगर वो किसी सेंटेंस के अंदर एक चीज़ का दूसरे से रिलेशन बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो वो रिलेटिव प्रोनाउन होगा। यानी व्हाट और हु इंटरॉगेटिव प्रोनाउन के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकते हैं और रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकते हैं, बशर्ते कि हमने देखना यह है कि वो फंक्शन कौन सा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर वो क्वेश्चन पूछने का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है तो वो इंटरॉगेटिव प्रोनाउन होगा, अगर वो रिलेशन बता रहा है तो वो रिलेटिव प्रोनाउन होगा। इस तरह इसके बाद है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव
वो अल्फाज होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की खूबी को ज़ाहिर करें, किसी खूबी को, किसी क्वालिटी को। मसलन ही इज़ अ गुड बॉय, और ही इज़ अ टॉल बॉय, ही रन्स, ही इज़ अ फास्ट बॉलर। ठीक है, फास्ट बॉलर, यहाँ पे फास्ट जो है वो ही या बॉलर को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो यहाँ ये याद रखना है कि एडजेक्टिव और एडवर्ब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, आपस में कंफ्यूज करते हैं। तो आपने उनकी डेफिनेशन के लिहाज से उनकी टाइप को समझना है। लफ्ज़ फास्ट एडवर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है और एडजेक्टिव के तौर पर भी। अब देखें, ही इज़ अ फास्ट बॉलर, तो यहाँ पे जो बॉलर है उसकी क्वालिटी है कि वो फास्ट है, यानी फास्ट का लफ्ज़ एक बॉलर को, जो कि एक नाउन है, उसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो यहाँ पे इसलिए ये एडजेक्टिव की डेफिनेशन पर पूरा उतर रहा है। तो इसलिए ये यहाँ पे फास्ट, अगर हम इस सेंटेंस में यूज़ करेंगे ही इज़ अ फास्ट बॉलर, तो इस सेंटेंस में जो वर्ड फास्ट है वो एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है वर्ब। कोई भी लफ्ज़ जो किसी काम को, किसी एक्शन को शो करे वो वर्ब कहलाता है। जैसे आस्क पूछना, बेंड मोड़ना, कट काटना, डिग खोदना, अर्न कमाना वगैरह वगैरह, ये काम है सारे। तो कोई भी काम को जो ज़ाहिर करेगा को लफ्ज़, तो वो वर्ब कहलाएगा। इसके बाद है एडवर्ब। तो एडवर्ब को समझना भी बहुत ज़रूरी है। एडवर्ब या तो वर्ब को एक्सप्लेन करते हैं, या किसी एडजेक्टिव को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, या किसी और एडवर्ब को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये ध्यान से इस बात को समझना है आपने। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स ऐसी दी हैं जिसमें मैं आपको तीनों किस्म की फ़िक्रें हैं वो बना के दिखा सकूँ। पहला है फास्ट। तो अगर मैं कहूँ ही रन्स फास्ट, तो यहाँ पे इस फ़िक्रे में जो फास्ट है वो रन्स को एक्सप्लेन कर रहा है, जो कि ख़ुद वर्ब है। तो जो वर्ब को भी अगर कोई लफ्ज़ एक्सप्लेन करता है तो वो भी एडवर्ब है। अगर मैं कहूँ ही इज़ अ फास्ट बॉलर, तो वहाँ पे फिर वो फास्ट एडवर्ब नहीं होगा, फिर वो एडजेक्टिव होगा। अब वेरी, तो अगर मैं कहूँ ही रन्स वेरी फास्ट, तो यहाँ पे जो लफ्ज़ वेरी होगा वो फास्ट को एक्सप्लेन कर रहा है, जो कि ख़ुद एडवर्ब है। फास्ट रन्स को एक्सप्लेन कर रहा है और वेरी फास्ट को एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसलिए ये एडवर्ब है। फिर स्लोली, ही रन्स स्लोली, तो यहाँ पे स्लोली रन्स को एक्सप्लेन कर रहा है कि किस तरह वो भागता है, स्लोली आराम से भागता है, तो इसलिए भी ये एडवर्ब है। फिर नेवर, ये एक टाइप आ जाती है एडवर्ब की, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, कि वो कब कब भागता है, तो इसका आंसर होगा वो नेवर, यानी वो कभी नहीं भागता। तो ये उसकी एक टाइप आ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो हमारे पास है प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एक सेंटेंस के अंदर दो चीज़ों का आपस में रिलेशन बताते हैं, आमतौर पर दो नाउन्स का आपस में रिलेशन बताते हैं कि वो एक दूसरे से किस पोजीशन में पड़े हुए हैं। मसलन द जग इज़ ऑन द टेबल, तो जो वर्ड ऑन है वो जग और टेबल के दरमियान रिलेशन बताएगा कि जग टेबल के ऊपर है या नीचे है। अगर मैं कहूँ जग इज़ बिलो द टेबल, कि जग टेबल के नीचे है, तो यहाँ पे बिलो जग और टेबल का आपस में रिलेशन बता रहा है, पोजीशन के हिसाब से उसका रिलेशन बता रहा है। इस तरह अबव एंड ओवर भी प्रेपोजिशन की एग्जांपल्स हैं। फिर कंजंक्शन को समझना भी बहुत ज़रूरी है। कंजंक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दो अल्फाज के दरमियान या दो फ्रेजेस के दरमियान या दो क्लॉजेस या हम कह सकते हैं क्लॉजेस के दरमियान रिलेशन बनाते हैं। इसकी एग्ज़ाम्पल मैं ऐसे दूंगा कि बिलफ़र्ज़ मैं कहता हूँ अकरम एंड असलम, जो मैंने पहले एग्ज़ाम्पल दी है एंड की। तो अकरम एंड असलम में एंड कंजंक्शन है, क्योंकि ये दो वर्ड्स को मिला रहा है, यानी अकरम और असलम को। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि 2 कार्स एंड 3 बाइक्स, तो यहाँ पे जो एंड का लफ्ज़ है वो दो फ्रेज़ेस को जोड़ रहा है, यानी 2 कार्स ये एक फ़्रेज़ है। और फ्रेज़ में आपको बताता चलूँ, अल्फाज का ऐसा मजमूआ कि जिसमें कोई वर्ब ना हो उसको हम फ्रेज़ कहते हैं। इसी तरह जो कंजंक्शन है वो किसी क्लॉज को भी जोड़ सकता है, दो क्लॉजेस को भी आपस में जोड़ सकता है।
अब क्लॉजेस क्या होती हैं? क्लॉज अल्फाज का ऐसा मजमूआ होती है जिसमें वर्ब आ जाए, यानी एक छोटा सा सेंटेंस, क्योंकि सेंटेंस अल्फाज का ऐसा ग्रुप होता है जो कोई मतलब वाज़े कर दे, और मतलब वाज़े तभी होता है जब उसमें हम कोई वर्ब यानी फ़ेल शामिल करते हैं। तो अगर मैं कहूँ अकरम इज़ प्लेइंग बट असलम इज़ स्टडिंग, तो ये अकरम इज़ प्लेइंग भी एक क्लॉज है, क्योंकि उसमें एक वर्ब आ गया, और असलम इज़ स्टडिंग भी एक क्लॉज है, क्योंकि उसमें भी वर्ब आ गया, मतलब वाज़े हो रहा है दोनों का। तो यहाँ पे बट का जो वर्ड है वो दो क्लॉजेस को कंबाइन कर रहा है, तो लिहाजा ये कंजंक्शन की डेफिनेशन पे पूरा उतर रहा है, लिहाजा बट एक कंजंक्शन है। इस तरह वाइल एंड सो ये कंजंक्शन की कुछ मिसालें हैं। इसके बाद जो आखिरी पार्ट ऑफ स्पीच हमारे पास है वो है इंटरजेक्शन। इंग्लिश का 8वां पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो इंटरजेक्शन। ये ऐसे अल्फाज या ऐसे लेटर्स या ऐसी साउंड्स जो कि हम कह सकते हैं कि अनकॉन्शियसली या किसी जज्बे का जो फौरी इजहार होता है उसके तौर पर जो हमारे मुंह से आवाज़ें या अल्फाज निकलते हैं खुशी या गमी या अफसोस में, जिनका बज़ाते ख़ुद कोई मतलब नहीं होता, या यानी जो ख़ुद ब खुद हमारे मुंह से अल्फाज निकल आते हैं, चाहे वो अल्फाज ही क्यों ना हों, आम बोलचाल के अल्फाज ही क्यों ना हों, वो भी इंटरजेक्शन कहलाएंगे। जैसे कि हुर्रा का जो ये खुशी के लिए इस्तेमाल होता है, और वाओ ये भी खुशी के लिए, अलास अफसोस के लिए, या वैसे हम शिट कह देते हैं, ओहो, या किसी को चुप कराने के लिए साउंड प्रोड्यूस कर देते हैं, या ओए किसी को बुलाने के लिए ओए कह देते हैं, या ओ कह देते हैं, या ओ माय गॉड, यानी बगैर सोचे समझे जो किसी चीज़ को या हादसे को या वाक़े को देखकर ख़ुद ब खुद हम हर मुंह से कोई चीज़ कोई अल्फाज निकल आते हैं, तो वो इंटरजेक्शन के कैटेगरी में आते हैं। और इनके लिए एक निशानी ये है कि आप जब इनको हम लिखते हैं तो उनको लिखने के बाद हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन ज़रूर लिखते हैं, यानी वो क्या होता है कि लाइन और नीचे छोटा सा नुक्ता, जैसे कि मैंने हुर्रा के बाद में लगाया हुआ है, इस तरह वाव और लास्ट के बाद भी ये लगाना चाहिए। तो अगर कोई पैराग्राफ है तो उसमें किसी लफ्ज़ के बाद अगर ये निशान पड़ा हुआ है जिसको हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कहते हैं या एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं, तो इसका मतलब कि वो लफ्ज़ कोई इंटरजेक्शन है, या वो किसी खुशी या गमी के इजहार के तौर पर वो वर्ड निकला है हमारे मुंह से, और इसलिए ये एक साइन इसमें लगाया गया है। तो ये कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच थे जो कि अंग्रेज़ी ज़ुबान में इस्तेमाल होते हैं। आप इनको बार बार देखें और इनको याद करने की कोशिश करें, क्योंकि इन्हीं की बुनियाद पे आप बाकी इंग्लिश ग्रामर को समझ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने इसको दोस्तों के साथ भी शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।